अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज हम लोगों ने हेगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे उनका बैकग्राउंड। 1770 से लेके 1831 तक इनका ड्यूरेशन रहा था और ये जर्मनी में पैदा हुए। और ये वो टाइम था जब जर्मनी एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मल्टीपल सिटी स्टेट्स जो थी उनकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। अब हेगल जो थे वो स्टटगार्ट के अंदर पैदा हुए और इनके फादर जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के अंदर 8 साल गुजारे एज अ प्राइवेट ट्यूटर एंड ही ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ जीना इन 1801। अब यूनिवर्सिटी ऑफ जीना जब ज्वाइन की उसके कुछ अरसे बाद ही वहाँ पे बैटल ऑफ जीना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो गई और इनको वहाँ से मूव करना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के ऊपर लिखा। Hegel described Napoleon as world spirit on horseback। ये कार्ल मार्क्स के भी टीचर थे और इनका मानना ये था कि हर चीज़ जो है वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है और वो एक आइडियल की तरफ जा रही है, एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, एक परफेक्शन की तरफ जा रही है। 1816 के अंदर ही पब्लिश्ड साइंस ऑफ लॉजिक एंड अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये कुछ चीज़ें हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने के लिए हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनकी फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए उनकी ये जो बुक्स थी, उनकी राइटिंग्स कब कब उन्होंने लिखी, ईच एंड एवरीथिंग। 1818 के अंदर ही पब्लिश्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस and appointed as a professor of philosophy at University of Berlin. While in Berlin, he delivered lectures on philosophy of history and history of philosophy. From his lectures, Philosophy of History was published in 1837. अब बेसिकली तो वो 1831 के अंदर उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनकी लेक्चर्स की बेस के ऊपर उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी जो ये बुक थी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री उसको पब्लिश करवाया था। अब हम इन्हीं की फिलोसफी को देखेंगे। A brief sketch of his philosophy is necessary to set his political philosophy in context. Hegel was an idealist. According to him, ultimate reality was mind or idea or reason or spirit. वो यही कहते थे कि अल्टीमेट जो रियलिटी है वो माइंड है, यानी ये जो दुनिया वजूद में आई है ये किसी न किसी माइंड की वजह से आई है। जब कुछ नहीं था, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, जब सिंगल डॉट था, उस टाइम के ऊपर भी माइंड मौजूद था, एक स्पिरिट मौजूद थी, ठीक है, जिसको आप खुदा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि एक स्पिरिट थी, एक माइंड था। द वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स बट दे आर नॉट ब्रूट फैक्ट्स। अब बेसिकली हर जो चीज़ दुनिया में कुछ भी है तो वो कोई ना कोई लॉ फॉलो कर रही है। ज़मीन के ऊपर क्यों सेब गिरा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजनिंग है। विदाउट रीजनिंग कुछ भी नहीं हो रहा। तो हेगल राइट्स व्हाट इज रैशनल इज एक्चुअल एंड व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल। जो चीज़ रीजनेबल है वो डेफिनेटली मौजूद है और जो एक्चुअली में है वो उसके पीछे बिहाइंड कोई ना कोई रीजन जरूर है। What exists is inherently rational. It is the product of a rational process. There lies fundamental underlying process. Definitely कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है क्यों ये यूनिवर्स वजूद में आया। तो बेसिकली इनका ये मानना था कि अगर ये यूनिवर्स वजूद में आया है या इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई रैशनल प्रोसेस है। Hegel asked us to imagine that in the beginning the universe was totally empty. शुरू में यूनिवर्स कंप्लीटली एम्प्टी था और एक सिंगल डॉट था और उस टाइम के ऊपर भी एक माइंड, एक गॉड मौजूद था। द माइंड इज टोटली विदाउट कॉन्शियसनेस, बट उस माइंड के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं थी। ही डजंट बिलीव दैट गॉड फ्रॉम द बिगिनिंग इज परफेक्ट एंड सेल्फ कॉन्शियस। वो कहता था कि खुदा तो मौजूद था लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था और उसको परफेक्ट होने के लिए अपनी अपोजिट चीज बनानी थी। बर्नार्ड रसेल इनके बारे में बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हेगल जो है वो सबसे मुश्किल फिलोसफर है समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये जो खुदा का कॉन्सेप्ट दिया था और ये जो परफेक्शन और आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो एट्रीब्यूट्स हैं माइंड का, परफेक्शन का, आइडियलिज्म का, रैशनलिज्म का, ये सब कुछ पहले भी मौजूद था बट ओनली एज अ पोटेंशियल। The next thing that happens is mind turns into
अपोजिट दैट इज मैटर। बेसिकली माइंड क्या है? ये एक तरह की एनर्जी है। अगर आप देखें यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह डिस्कस करें कि ये आपका यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में आपकी दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है एनर्जी और दूसरा है मैटर। तो एनर्जी तो है, माइंड तो है मौजूद, लेकिन उस माइंड में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है और उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए मैटर को बनाना पड़ा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हेगल ना मैटर था ना कुछ और था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी। और उस एनर्जी को अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं थी, परफेक्शन नहीं थी, तो उसने मैटर को फिर क्रिएट किया ताकि उसको पता चल सके व्हाई माइंड हैज टू डू दिस, बिकॉज माइंड हैज डेस्टिनी, व्हाट इज फॉर माइंड टू अटेन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। उसने इसलिए बनाया, ताकि दुनिया इसलिए बनाई गई ताकि वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके। माइंड कैन अंडरस्टैंड इटसेल्फ ओनली बाय मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन क्रिएटिंग वर्ल्ड। क्रिएटेड वर्ल्ड के अंदर वो अपने आप को तभी महसूस कर सकता था जब वो अपनी अपोजिट चीज को बनाता। When mind becomes matter, mind is buried in matter and gradually emerges again over time. तो वो उस मैटर के अंदर बरीड हो जाता है। It is with the emergence of human beings that mind for the first time achieve consciousness. तो सबसे पहले जो माइंड है वो कैसे एक्टिव हुआ, कैसे उसको कॉन्शियसनेस आई? जब उसने इंसानों को पैदा किया, जब इंसान आए उनके पास माइंड था, उन माइंड्स के थ्रू से देखा और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो सब कुछ क्या है? The essence of mind or spirit is freedom. Hegel sees human history as a kind of growing up mind. जैसे हर चीज़ ग्रो अप कर रही है। शुरू में लोगों को कुछ चीज़ों का नहीं पता था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनमें इतना शऊर आया, उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट की। आहिस्ता आहिस्ता कैसे आपकी पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुई है, आप एक माइंड किस तरह परफेक्शन की तरफ जा रहा है। अब सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो ये सब क्या है? वॉर्स हो रही हैं, वॉर्स के बाद हॉट वॉर के बाद कोल्ड वॉर, किस तरह आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब एक माइंड को फाइंड आउट करने की कोशिश है, कॉन्शियसनेस के लिए कोशिश की जा रही है कि एक जो आपकी एनर्जी है, जो स्पिरिट है, जो यूनिवर्स को होल्ड कर रही है, उसको अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता, अब ये नहीं कि हैफेजर सब कुछ जा रहा है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान, जो स्पिरिट है, वो एक परफेक्शन की तरफ जा रही है, आइडियलिस्ट एक पोजीशन की तरफ जा रही है। तो बेसिकली जो हेगल थे वो बड़े आइडियलिस्ट थे। Throughout the course of human history, human beings attain self-knowledge, knowledge about what is freedom, freedom क्या है, and through this process, God attains self-knowledge and realizes himself as God. और फिर पता चला कि वो खुदा है। मतलब खुदा को अपने आप को जानने के लिए इंसान को बनाना पड़ा, मैटर को बनाना पड़ा, ताकि वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस फाइंड आउट कर सके, वो जान सके कि मैं कौन हूँ, अपने फ्रीडम को समझ सके। So Hegel's political philosophy based on his view of freedom, that is a concept of spirit or mind. Spirit develops through stages by the method of dialectics. अब dialectics क्या है? dialectics है दो अपोजिट चीज़ों के बारे में। जब हम कुछ चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसे अब दो अपोजिट चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जस्ट लाइक द वे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये दो अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाय द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स तभी आप एक चीज़ को समझ सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अब इसी तरह उन्होंने अगर हेगल की फिलॉसफी को देखा जाए तो एक मैटर है और एक एनर्जी है। एनर्जी अकेला था तो एनर्जी ने क्या किया? मैटर बनाया ताकि वो अपने आप को समझ सके, सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए। He believed that God was not perfect and was not self-conscious. He created his opposite, that is matter, for self-understanding because God is intangible and matter is tangible. तो यहाँ पे यही बात की गई है कि गॉड जो वो tangible नहीं है, गॉड जो है वो एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म में है। तो उसको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बनाना पड़ा? मैटर बनाना पड़ा। अगर आप देखें हिस्ट्री को तो सबसे पहले आइस एज थी आपकी, फिर डार्क एज आई, देन मॉडर्नाइजेशन की तरफ आना शुरू हो गए और ये चेंजेस कंटिन्यूसली हो रही हैं। कैसे वर्ल्ड वॉर हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, देन आपकी कोल्ड वॉर शुरू हो गई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आना शुरू हो गया। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ एक परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान को जब बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, अब इंसान को पता है कि हॉट वॉर नहीं अफोर्डेबल, तो लोग क्या करेंगे? डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रही हैं? हॉट वॉर्स को अवॉइड करने के लिए मीडिएशन, कोई ऐसा मिड वे चूज कर रही हैं ताकि आपकी जो है वो वॉर्स ना हो सकें।
तो हम उनके अगर हम लॉज देखें तो लॉज ऑफ डायलेक्टिकल मूवमेंट्स 3 किस्म की चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। तो यहाँ पे देखा गया लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ अपोजिट्स। यहाँ पे ये देखा गया कि दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आप इसको इस तरह देखें तो आपको कैसे पता कि आपको हॉट टेम्परेचर का तभी पता चलेगा ना जब आपको कोल्ड टेम्परेचर का पता होगा। यानी हमेशा क्या होता है कि जब दो अपोजिट चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कंट्राडिक्शन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, वो कंट्राडिक्शन क्यों एग्जिस्ट कर रही है? ताकि आप एक एंड पॉइंट तक रीच कर सकें। हम आपको इस तरह भी बता सकते हैं, जैसे अगर आप देखें कोल्ड वॉर ईरा के अंदर क्या हुआ, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। एक वो थी जो कि कहती थी कि आपकी कम्युनिज्म होना चाहिए, कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, जबकि दूसरी आपकी जो पार्टी थी वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, यानी प्राइवेट ओनरशिप को सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पे क्या था, दो डिफरेंट आपकी आइडियोलॉजीज थी, उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी चीज़ जो वो बेस्ट है एक एंड पॉइंट तक रीच करने के लिए। देन लॉ ऑफ निगेशन। अब दो डिफरेंट चीज़ें आपस में एक दूसरे को निगेट करती हैं, ठीक है, तभी आपको एक एंड पॉइंट मिलता है। अगर हम आपको इंग्लिश ऐसे के अंदर आप लोग बहुत देखते होंगे, थीसिस आप लोगों ने लिखना है, एंटी थीसिस लिखना है। जैसे अगर कोई आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? एक होता है आपका थीसिस, सबसे पहले आप थीसिस लिखते हैं, देन आप लिखते हैं एंटी थीसिस। उस एंटी थीसिस को लिखने का मकसद क्या है कि कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा? दैट इज सिंथेसिस, जो आपने मेंशन करना होता है। एक आपका थीसिस है, एक दूसरे लोगों ने जो आपके उस पॉइंट के अगेंस्ट बोला हुआ है वो आपका एंटी थीसिस है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके आप लोगों ने एक सिंथेसिस बनाया है। तो सेम वही चीज़ है कि जब दो अपोजिट चीज़ें मिलती हैं तो एक एंड पॉइंट जो होता है वो फाइनल पॉइंट जो होता है, जो परफेक्ट पॉइंट होता है और आइडियलिस्ट होता है। तो लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वालिटी इनटू लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी की बात की गई। क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, एवरी स्टेज इज बेटर देन बिफोर। अब उनका क्या कहना था कि हर स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज से बेहतर है, और जो फाइनल स्टेज होगी उसके अंदर हर किसी को फ्रीडम मिल जाएगी। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि आप क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी आप एक ऐसी फाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं जो परफेक्ट है, आइडियलिस्टिक है, और इसी के थ्रू आप गॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।